में जब सभी तरह की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती हैं उसके बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे खर्च होते हैं। अगर आपका लोन है तो वो आपको चुकता करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है और बाकी तमाम रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे होते हैं। तो रिटायरमेंट का लक्ष्य अक्सर लोगों के जहन में सबसे आखिर में आता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तय करना चाहिए, तो वो है रिटायरमेंट का। लेकिन रिटायरमेंट का लक्ष्य तय करने के साथ साथ जब वह लक्ष्य करीब आ रहा होता है तब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, या उस रिटायरमेंट के गोल को लेके स्ट्रैटेजी में किस तरह का बदलाव आपको करना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का। क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट गोल के नजदीक जा रहे हैं तो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता थोड़ी कम हो रही होगी, और ऐसे में अगर आप पूरी तरह से इक्विटी पोर्टफोलियो में है और वही पोर्टफोलियो जिम्मेदार है आपको आपकी हर महीने की कमाई देने में, जो कि रिटायरमेंट के बाद आप चाहेंगे, तो कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, कैसे आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं ताकि आपकी कमाई भी होती रहे और साथ ही जो खर्च आपको चाहिए उस रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो से या इन्वेस्टमेंट से वो भी आपको मिलता रहे। इस पूरे मसले पर चलिए बात करते हैं। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और समीर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो रिटायरमेंट एज ए फाइनेंशियल गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बात की दर्शकों से उस बारे में, लेकिन उतना ही जरूरी है कि जैसे जैसे ये गोल आपका करीब आए वैसे वैसे आपको उस गोल को लेके अपनी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं समीर, उसमें आपको बदलाव करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी ने अगर 45 साल की उम्र में अपना निवेश शुरू किया है और मान ले 60 में वो रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास 15 साल का समय है, ठीक है। 15 साल के समय में समीर मुझे बताइए, अगर आप ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, कितने साल में आपको बदलाव करने शुरू कर देने चाहिए ताकि आपका जोखिम बहुत सारा नहीं बढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल कविता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अब आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ज्यादातर क्या देखा गया है वो बताता हूँ मैं। पहला, लोग जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के साथ लिंक नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो उसको अपने एक फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करो, ताकि जैसे आपने बताया कि वो गोल मैच्योरिटी की तरफ आता है उससे पहले आप उसको रिडीम ना कर पाओ। अब बात आई सेकंड की, उसका एसेट एलोकेशन कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे कविता, मेरा सजेशन ये है कि ये रीबैलेंसिंग जो हम बोलते हैं या एसेट एलोकेशन बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तब से जब तक आपका फंड आप पूरा यूटिलाइज नहीं करते हो, तब तक रेगुलर बेसिस पे आपको अपना एसेट एलोकेशन चेक करते रहना चाहिए। अब एसेट एलोकेशन जनरली होता क्या है, ज्यादातर मैंने कस्टमर्स जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो ये उनका पहला क्वेश्चन आता है कि एसेट एलोकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट उसकी लूंगा कि एसेट एलोकेशन बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी है जो आपको आपके पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ आपने डिफाइन किया होता है कि आप कितना % इक्विटी में डालोगे, कितना डेट में डालोगे, कितना गोल्ड में डालोगे, कितना कैश में रखोगे। तो जब हम ये बात करते हैं तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए, क्या मैं वो स्ट्रेटेजी मैंने शुरुआत में बनाई थी, क्या वो डिसिप्लिनरी फॉलो कर रहा हूँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये हर साल में एक बार, एटलीस्ट एक बार आपको इसका रिव्यू करना चाहिए, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो आपने जो डिसाइड किया था वैसे हो रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। अब एसेट एलोकेशन में कितना % डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना कैश होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए, ये आप अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कर सकते हो। बट जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपका एज 30 से नीचे और आपने पहले से प्रिकॉशनरी आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आपको इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ज्यादा होना चाहिए, डेट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो कम होना चाहिए, राइट। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वहां पे आपको इक्विटी से कम करते हुए डेट की तरफ आगे बढ़ना है। तो समीर,
समीर, आपने काफी विस्तार से यहाँ पर समझा कि कैसे अपने एसेट एलोकेशन में आपको बदलाव लाने की जरूरत है। मैं एक बात समझना चाहती हूँ, अब जिस शख्स के लिए यही वो पोर्टफोलियो हो जिसमें उनकी हर महीने की कमाई रिटायरमेंट के बाद निर्भर होती है, तो जोखिम क्या केवल इक्विटी से ही आ सकता है? हम ओवरऑल एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर समीर, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो क्योंकि हर एसेट क्लास की अपनी एक साइकिल होती है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को, और ऐसे में आपका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। अगर आप डाइवर्सिफाइड है अच्छे से तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कैसे इस जोखिम को समझें और कैसे उस जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को बनाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यही है कि यही वो पोर्टफोलियो है जिससे आपको हर महीने का खर्चा मिलना है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या है, जैसे हर एसेट क्लास का एक रिस्क होता है। अब आप डेट की बात करें तो डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डेट साइड, तो आपको वो देखना चाहिए कि उनका एक्सपोजर, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको वो देखना चाहिए कि उनका एक्सपोजर कौन से टाइप की कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ है। क्या वो ए प्लस प्लस में इन्वेस्ट कर रही है या बी प्लस बी माइनस, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। ये आपको इजीली अवेलेबल होता है उसके प्रोस्पेक्टस में। पहला चीज ये है, ये आपका डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क क्या है। दूसरा, अगर आप एफडी कर रहे हो तो एफडी कोऑपरेटिव बैंक में कर रहे हो, नेशनलाइज बैंक में कर रहे हो, प्राइवेट बैंक में कर रहे हो, उसका बैलेंसेस क्या रहा है, ये आपको चेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। ये आपका रिस्क डिफाइन करता है। अब रही बात इक्विटी की, तो इक्विटी में भी रिस्क के अलग 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 पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहोगे तो यहाँ पे देखा गया 10-10, 12-12 साल स्मॉल कैप और मिड कैप ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट जब देता है तब बम्पर देता है। तो यहाँ पे आप अपना रिस्क एपेटाइट देखोगे कि आपने जैसे मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं इक्विटी के साइड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो लार्ज के पोर्टफोलियो ज्यादा लूं जहां पे कंपनियों का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, तो रिटर्न थोड़े कम आएंगे रिलेटिवली, बट हाँ मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इक्विटी में डेट साइड जाता हूं तो अगर मैं फंडामेंटल अच्छा जैसे ए ट्रिपल प्लस वाला या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मेरा रिस्क कम होता जा रहा है। तो जब आप रिटायरमेंट के एज के पास आ जाते हो या रिटायरमेंट हो जाता है, तब आपका इन्वेस्टमेंट ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपको सबसे कम रिस्क देता है और रिटर्न रिलेटिवली बेटर देता है, वैसे पोर्टफोलियो में आपको निवेश करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जोखिम बता दिए तमाम एसेट क्लासेस से जुड़े हुए जो होते हैं। अब ऐसे में क्या कोई गुंजाइश है कि आप इक्विटी में थोड़ा सा हैवी हो सकते हैं, या आपको लगता है कि बिल्कुल ही उसको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको कम कर देना चाहिए? क्योंकि सभी आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देखें, है ना, तो वो उसका फायदा तो आपको इक्विटी में ही मिलेगा, 100 बात की एक बात। तो कैसे इसको प्ले करें? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कविता, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस रहता है पोजीशन का। जैसे कोई एक पर्सन है जिसका इन्वेस्टमेंट जो भी है, यानी रिटायरमेंट बाद का रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए उसका अदर एसेट क्लास के इनकम आ रहा है, जैसे उसने कोई फ्लैट लिया है वहां से रेंट आ रहा है, या उसका कोई और जैसे गवर्नमेंट से रिटायर हुआ है या कंपनी एनपीएस में से उसका रिटायरमेंट में पेंशन आने वाला है, तो उनका फिक्स इनकम फिक्स हो जाता है, राइट। ये केस में ही कैन बी लिटिल अग्रेसिव, लिटिल, आई एम नॉट सेइंग कि वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। जनरली हमारा सजेशन ये रहता है कि अगर कस्टमर 60 से 70 के बीच में होता है तो उसका 40% पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए, 35% डेट में, 10% कैश ऑलवेज रखनी चाहिए और 15% गोल्ड इन्वेस्टमेंट हम सजेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे अगर कस्टमर का इनकम अदर सोर्सेज से है तो ही कैन टेक लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क, जहां पे वो 40 की जगह 50% इक्विटी में ले सकता है अगर अदर सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम है। तो हम ऑलवेज सजेस्ट ये करते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो, यानी आपका अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, तब आपको इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर कम कर देना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, बिकॉज अगर इक्विटी का आपने कोई सिलेक्ट किया है, आपको पैसे की जरूरत और मार्केट डाउन है, तो आप रिटर्न आप वो टाइम पे आपको पैसे की थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। सो हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, टेक लिटिल रिस्क।
If you do not have extra source of income, then stick with the strategy which you have defined. समीर, मसलन 60 में रिटायर हो रहे हो तो 55 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा इक्विटी से निकलकर डेट और बाकी सब में जाना शुरू कर देना चाहिए 5 साल पहले? ऑब्वियसली 5 साल पहले से आपको अपना इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप जब भी रिटायरमेंट एज अ रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव या गोल डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क शुरुआत की सालों में रहना है। जैसे आप 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के हो, वहां आप इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखो। 55 आते आते आपका जनरल इक्विटी एक्सपोजर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा फोकस इक्विटी पर है, लेकिन अगर कोई बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है समीर, तो मुझे बताइए, इक्विटी में जोखिम ज्यादा है तो आप धीरे धीरे करके उसको आपने रिएलोकेट कर दिया, लेकिन डेट में अगर आप बढ़ा भी रहे हैं तो कहाँ बढ़ाना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में बढ़ाना चाहिए? क्योंकि फिक्स इनकम में आपके पास ढेर सारे एवेन्यूज है ना, और ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्क फ्री है, वहां पर भी रिस्क है, ठीक है, लेकिन कैसे अगर यहाँ एलोकेशन आप बढ़ा रहे हैं तो आपको सोच समझकर वहां पर भी अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हाँ, सो कविता, यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहता है कि जनरली जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, डेट साइड इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो certain percentage of your AUM should go to fixed deposit, जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट में जाओगे, नेशनलाइज या उसमें जाओगे। दूसरा ऑप्शन रहता है जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, राइट, डेट फंड के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न इन्फ्लेशन बीटिंग मिल जाता है, 8 से 9% के करीब मिलता है, तो वैसे फंड में जाना चाहिए। और अगर आपको और सेफ्टी साइड जाना है तो अभी इक्विटी डेट की मगजमारी में नहीं पड़ना है, तो हमारे पास बैलेंस एडवांटेज फंड्स अवेलेबल है, जो हाइब्रिड फंड बोलते हैं कैटेगरी में, जहां पे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में चले जाओगे तो आपका ये काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ऐसे में लोग क्या करते हैं ना, अब अगर हम बाकी एसेट क्लासेस को देखें, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड को आप कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर देखिए गहनों में के तौर पर आपके पास, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट तो मानेंगे नहीं सबसे पहले तो, लेकिन अगर बाकी गोल्ड आपके पास है तो क्या उसको इस्तेमाल करना चाहिए रिटायरमेंट पर्पज के लिए, या उसके बाद के जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके लिए? कविता जी, यहाँ पे मेरा सजेशन, गोल्ड का मतलब होता है फिजिकल गोल्ड की, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं। तो आप गोल्ड ETF बाय करो और अच्छे रिटर्न पे आप निकल सकते हो, राइट। या आप अभी SGB चल रहा है तो SGB में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे आपको गोल्ड अप्रिसिएशन के साथ साथ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट इनकम भी हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ETF और SGB की बात कर रहे हैं। और चलिए, लगभग हमने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एसेट एलोकेशन से कमाई कैसे हो सकती है ये जान लिया है। थोड़ा सा टैक्स पर भी आप आगाह करना चाहेंगे दर्शकों को समीर? हाँ, ऑब्वियसली टैक्स जनरली क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो इनकम आती है उसमें टैक्स, अगर आपने प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग नहीं किया है तो काफी सारी इनकम आपकी टैक्स में कर सकती है। बट यहाँ पे सजेशन ये रहता है, रिटायरमेंट एज पे ज्यादातर अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम को आप 15G डाल के भी आप टैक्स सेविंग के लिए उसको क्लेम कर सकते हो। दूसरा, यानी आपको TDS नहीं लगेगा, बट आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। दूसरा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिस्टमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आप अपने जो ELSS स्कीम्स है या टैक्स वाले टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बचा सकते हो टैक्स को लेके। चलिए, काफी अहम मुद्दे पर आज समीर आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर आज। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कविता जी।